हेलो एवरीवन, जय हिंद पब्लिक। मैं अमरजीत कुमार, विद्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है आज का। और पब्लिक, आज के लेक्चर में अभी एग्ज़ामिनेशन आप लोग का चल रहा है CUET 2025 का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो मैं आज पब्लिक आप लोगों को फिजिक्स का जो डोमेन पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिजिक्स डोमेन में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है आज हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे। और कुछ और नहीं है पब्लिक, आपने जो 12th क्लास पढ़ा होगा वो ऑलमोस्ट मतलब कि 12th क्लास का ही सिलेबस से क्वेश्चंस आ रहे हैं और बहुत ऊपर लेवल का नहीं है। आप थ्रोली अगर चैप्टर को पढ़े हैं पब्लिक, पूरा थ्रू आउट पूरे चैप्टर्स को, तो सवाल आपसे बन जाएगा। पूरा 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं पब्लिक। चलिए तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको 2025 में बहुत काम आने वाला है और इसको बनाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, प्रैक्टिस होगा और आप हमारे साथ जुड़े रहें पब्लिक, और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। ओके, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये 2024 का क्वेश्चन है जो 2024 में CUET में डोमेन पेपर फिजिक्स में आया था पब्लिक, जिनका डोमेन पेपर होगा फिजिक्स। तो चलिए हम लोग, ये पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। सॉरी, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। पब्लिक, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोगों को समझना है। बहुत इजी है, बहुत आसान। और जो आपने 12th क्लास पढ़ा होगा, जस्ट आप समझ लीजिए कि हम रिवीजन करा रहे हैं और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स, 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d अपार्ट इन वैक्यूम। मतलब कि एक चार्ज पार्टिकल Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 और दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ D वैक्यूम में। ठीक है, एक्सर्ट ए फोर्स F ऑन ईच अदर। दोनों एक दूसरे पर फोर्स F लगा रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अगर अपोजिट चार्ज होगा तो, या सिमिलर चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, दोनों है ना। फोर्स लग रहा है F। तो फोर्स का फार्मूला आप सबको पता होगा कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r, सॉरी Q1 Q2/r²। यहाँ पे D है तो d²। आप इसको K भी बोल सकते हैं, K Q1 Q2/d²। अब क्वेश्चन कह रहा है, आप इसको K भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, K Q1 Q2/d²। इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन है, नाउ ईच ऑफ द चार्जेस इज डबल्ड। अगर ये दोनों चार्जेस को डबल कर लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 2Q1 और यहाँ पे हो जाएगा 2Q2। दोनों को डबल करना है। ठीक है, तो कहता है टू कीप द फोर्स अनचेंज। इतना ही फोर्स रखने के लिए डिस्टेंस को कितना से चेंज कराना होगा। मान लीजिए डिस्टेंस अभी D है तो ये चेंज होकर के D'। जो फोर्स इसमें लग रहा है वही फोर्स इसमें लगना चाहिए पब्लिक, जो फोर्स इसमें लग रहा है वही फोर्स इसमें लगना चाहिए। चार्ज को हमने डबल कर दिया है ना, दोनों का। तो हम डिस्टेंस में कितना अल्टरेशन करें, मैंने डिस्टेंस को कितना अल्टर करें, चेंज करें, बढ़ाएं कि घटाएं, जो करना होगा कर लेंगे, कि फोर्स दोनों का सेम रहे। तो दूसरा केस में भी फोर्स का वैल्यू F ही लिखाएगा, F' नहीं, बिकॉज कि दोनों का फोर्स सेम है। बताइए क्या होगा, K 1/4πε0 Q1 2Q1 2Q2 और बटा D' का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे पब्लिक। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, K Q1 Q2/r², सॉरी D²। दोनों बराबर है फोर्स ना, और यहाँ पे हो जाएगा K 2Q1 × 2Q2 बटा D' का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे पब्लिक, आप देखिए दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, K से K कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, और 1/D² इज इक्वल टू 4/D' का स्क्वायर। तो D' का स्क्वायर इज इक्वल टू 4D²। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो D' का वैल्यू हो जाएगा 2D के बराबर। 4 का स्क्वायर रूट 2 और D² का क्या हो जाएगा D। मतलब आपको डिस्टेंस को डबल करना होगा। याद रखिएगा, चार्ज दुगना करेंगे दोनों का और डिस्टेंस को भी डबल करेंगे तो जो पहले फोर्स था वही फोर्स बाद में भी रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2D। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये कूलॉम्स लॉ का सवाल है पब्लिक, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है,
ये कूलॉम्स लॉ का सवाल है, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में पहला टॉपिक चार्ज के बाद यही है, कूलॉम्स लॉ, और उसी से ये सवाल है। आई होप आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है पब्लिक, देख लीजिए। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड आर ज्वाइंट इन सीरीज। तो चलिए, एक कैपेसिटर है पब्लिक 2 माइक्रोफैराड का, ठीक है, और दूसरा कैपेसिटर दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड का। ओके, दम आराम आराम से पब्लिक, पैनिक नहीं होना है, सवाल बिल्कुल ईजी रहता है। आप खाली लंबा देख करके छोड़िएगा मत, पढ़ना है। आप जो पढ़े हैं पब्लिक, है ना, जो आपने थ्योरी क्लास, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है, उस पर भरोसा करिए और आप क्वेश्चन को प्रॉपर वे में अच्छे से समझ कर पढ़िए, सवाल आपसे बनेगा। ठीक है, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड आर ज्वाइंट इन सीरीज। दोनों को हमने सीरीज में ज्वाइन करा है। एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ V वोल्ट। दोनों कॉम्बिनेशन को एक V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए हैं, V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए हैं। तो ऑब्वियसली V वोल्ट के बैटरी से जोड़ेंगे तो चार्ज दोनों में सेम रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है। ये कैपेसिटर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एनसीईआरटी में होगा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और उसी में कैपेसिटर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चार्ज सीरीज में सेम रहता है, बट वोल्टेज दोनों का बढ़ जाएगा। एक का वोल्टेज हो जाएगा V1 और दूसरे का वोल्टेज हो जाएगा V2। तो एक का V1 और दूसरे का V2। ओके, the values of potential across the two capacitors is V1 and V2, obviously हम लिख दिए हैं पहले, and energy stored in the two capacitors U1 and U2, मतलब दोनों पर एनर्जी स्टोर, इस पे एनर्जी U1 है और इस पे एनर्जी U2 है। तो कहता है कि कौन करेक्ट ऑप्शन है, आपको ढूंढना है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले एकदम सिंपल तरीके से सोचेंगे इस क्वेश्चन को पब्लिक, दोनों का चार्ज सेम है, Q1 का चार्ज और Q2 का चार्ज सेम है, Q1 का चार्ज और Q2 का चार्ज सेम है ना, मतलब जो पहला कैपेसिटर पे चार्ज होगा वही दूसरा कैपेसिटर पर चार्ज होगा, और Q बराबर फार्मूला होता है CV, तो C1 V1, इसका हो जाएगा C2 और V2। तो आप पब्लिक देख लीजिए, C1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड और इंटू V1 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। C2 कितना दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड और वोल्टेज हो जाएगा V2। तो V1 बटा V2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड बटा 2 माइक्रोफैराड, 3/2, यानी V1/V2 जो हो जाएगा वो 3/2 के बराबर होगा। तो V1/V2 3/2 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें तो है नहीं पब्लिक, V1/V2 2/3 है, इसमें भी 2/3 है, तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, ध्यान रखना है। और इसमें है V1/V2 3/2, और इसमें भी है। तो एक और आपका है कि एनर्जी का रेशियो क्या होगा भैया, पहला कैपेसिटर पर का एनर्जी और दूसरा कैपेसिटर पर का एनर्जी। अगर हम एनर्जी की बात करें कि कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर करने से एनर्जी स्टोर होता है, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q²/2C। ठीक है, आप सबको पता है 3 फार्मूला होता है एनर्जी का, हाफ CV², Q²/2C या हाफ V इंटू Q के बराबर। तो कोई भी लगा सकते हैं, Q²/2C लगा देते हैं हम लोग, चार्ज सेम है इसलिए हम लगा रहे हैं Q²/2C1, और दूसरा पर हो जाएगा Q²/2C2। पब्लिक यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 C2/C1 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे। अब C2/C1, C2 कितना है 3 माइक्रोफैराड, और C1 कितना है 2 माइक्रोफैराड, कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 के बराबर हो जाएगा। तो एनर्जी का जो रेशियो हो गया वो भी 3/2 हो जाएगा। तो वोल्टेज का भी रेशियो 3/2 और एनर्जी का भी रेशियो 3/2। तो ऑप्शन नंबर किस में है देख लीजिए आप, दोनों में सेम है 1। कुछ नहीं करना है, कैपेसिटर सीरीज में है, चार्ज सेम करके वोल्टेज का रेशियो निकाल लिए। ठीक है, और एनर्जी का फार्मूला होता है Q²/2C। हमने ये इसीलिए कंसीडर करा क्योंकि सीरीज में है, चार्ज सेम होता है, इसलिए Q²/2C है ना, C1 C2 दिया हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। बस पैनिक नहीं होना, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है पूरे अच्छे से, जस्ट सिंपल फार्मूला लगा है पब्लिक, और कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको नॉलेज है कैपेसिटर के बारे में, देन यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, नेक्स्ट
यहाँ पे क्वेश्चन है, दो लार्ज प्लेन पैरेलल शीट shown in figure have equal but opposite surface charge densities plus sigma and minus sigma। देखिए इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। क्लियर? इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसका क्या है माइनस सिग्मा, मतलब इसका चार्ज पॉजिटिव और इसका चार्ज नेगेटिव। ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट P1। देखिए यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है, पब्लिक देख लीजिए, यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है, यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है, यहाँ पे चार्ज रखा गया है, फोर्स। तो पहली बात फील्ड निकालेंगे हम, फील्ड निकालेंगे कि ये P1 पॉइंट पे फील्ड कितना बनेगा, P2 पॉइंट पर फील्ड कितना बनेगा और P3 पॉइंट पर फील्ड कितना बनेगा। तो देखिए पब्लिक, आपको याद होगा ये ऐसा कुछ प्लेट है, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा प्लेट निगेटिवली चार्ज है। अगर हम बात करें 3 पॉइंट की, तो इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड बनेगा पब्लिक है ना, आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड दूर बनता है और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बनता है। अगर सीट है, इनफाइनाइट सीट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसके वजह से फील्ड दूर बनेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और निगेटिव चार्ज खुद अपनी तरफ बनाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अगर हम फील्ड की बात करें तो दोनों इक्वल और अपोजिट है, और इक्वल और अपोजिट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0। इक्वल और अपोजिट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0। यहाँ पर बात करें पॉजिटिव चार्ज से दूर बनेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और निगेटिव चार्ज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फिर से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया जी। अब यहाँ पर फील्ड 0 है, यहाँ पर भी फील्ड 0। अगर आप यहाँ पे चार्ज रखेंगे भी तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फोर्स का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर भी फोर्स 0, यहाँ पर भी फोर्स 0। यहाँ पर देख लीजिए पॉजिटिव से दूर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और निगेटिव अपनी तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फील्ड की बात करें तो जोड़ेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फील्ड है, चार्ज है, तो फोर्स भी लगेगा। तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, यहाँ पर फोर्स यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा। यानी F1 का वैल्यू आपका हो जाएगा पब्लिक, F1 का वैल्यू हो जाएगा 0, F2 का, F3 का भी वैल्यू 0, यहाँ पर भी फोर्स 0। लेकिन F2 का वैल्यू 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि फील्ड है उधर की तरफ, और फील्ड है, चार्ज है, तो फोर्स लगवे करेगा। तो फील्ड है, चार्ज है, तो फोर्स लगेगा ही लगेगा। ये फील्ड है, ये फील्ड है पब्लिक, यहाँ पर है ना, देख लीजिए बीच में फील्ड है, ठीक है। तो फील्ड है, यहाँ पे चार्ज है, मतलब फील्ड है, चार्ज है, तो फोर्स लगेगा। जबकि यहाँ फील्ड ही 0 है तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो आप कह सकते हैं कि F1 0, F3 0 और F2 0 नहीं होगा। कहाँ पे है, कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर F1 और F3 0, F2 0 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2। याद हुआ? ये कॉन्सेप्ट आता है पब्लिक, अगर किसी चार्ज को आपने फील्ड में रखा तो फोर्स लगेगा Q इंटू ई। ये फोर्स का फॉर्मूला है। जब फील्ड ही नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और ये एक कैपेसिटर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। सॉरी, फर्स्ट चैप्टर में भी आप कह सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर में इनफाइनाइट सीट वाला है। ये NCERT में भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट, दो चार्ज मेटालिक स्फीयर्स विथ रेडियस R1 एंड R2, ठीक है। दो मेटालिक स्फीयर है, देखेंगे पब्लिक। दो चार्ज मेटालिक स्फीयर, एक मेटल स्फीयर का रेडियस R1 दिया हुआ है और दूसरे मेटालिक स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है R2, और दोनों को हम लोग कांटेक्ट में लाते हैं। दोनों को कांटेक्ट में लाएं बेटा, ठीक है, और कांटेक्ट में लाके सेपरेट कर देंगे। आप सबको पता है कि जब दो बॉडी अलग अलग पोटेंशियल का बॉडी अगर हम लोग एक कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज का फ्लो बिगिंस टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करने लगता है। और कब तक? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि चार्ज का रेशियो क्या होगा, है ना। मतलब इस पे फाइनल चार्ज Q1 और इसका Q2 हो जाता है। तो फाइनल चार्ज अगर Q1 Q2 है तो पोटेंशियल बराबर कर लीजिए। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q1/R1, और उसका पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q2/R2। देख लीजिए पूरा कैंसिल हो गया। तो आप कह सकते हैं कि Q1/Q2 का जो रेशियो हो जाएगा
R1/2 के बराबर, Q1/Q2 बराबर R1/2 के बराबर। तो Q1/Q2 बराबर हो जाएगा R1/2, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब दो डिफरेंट पोटेंशियल के बॉडी को एक कंडक्टर से जोड़ेंगे तो चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है टिल दे गेट सेम पोटेंशियल। दोनों का पोटेंशियल सेम होने तक चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज सेम हो या नहीं हो डजेंट मैटर, बट पोटेंशियल सेम होने तक चार्ज होगा। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था पब्लिक। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन को देखते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये सवाल है और बहुत ही ईजी सवाल है। एक रेसिस्टर है पब्लिक, है ना, दो रेसिस्टेंस है, एक 100 ओम और फिर 200 ओम का, और दोनों को हम लोग सीरीज में जोड़ दिए हैं। ठीक है, 20 वोल्ट का बैटरी भी लगा दिए हैं। द रीडिंग इन 200 ओम वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस 200 ओम रेसिस्टेंस। अच्छा, एक वोल्ट मीटर है 200 ओम का, इसमें रीडिंग कितना होगा, मतलब इसका वोल्टेज निकालना है, सिंपल सी बात। तो जो इसका वोल्टेज होगा वही मेजर करेगा पब्लिक। तो इसमें वोल्टेज कितना होगा, तो सिंपल है, बहुत सिंपल। आप पूरा का रेसिस्टेंस निकाल लीजिए। पूरा का रेसिस्टेंस कितना होगा, 200 ओम और 200 ओम, और ये दोनों पैरेलल में है। और जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में हो तो उसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 1/Rp = 1/R1 + 1/R2। ये फॉर्मूला है। जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में हो तो उसका इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 1/Rp = 1/R1 + 1/R2। तो 1/Rp बराबर 2/200, तो Rp = 100। मतलब आप कह सकते हैं कि ये दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो 100 ओम होगा। मतलब यहाँ पे 100 ओम रेसिस्टेंस है, यहाँ पर भी 100 ओम रेसिस्टेंस है। इसका मतलब कि दोनों का रेसिस्टेंस बराबर है, तो जो वोल्टेज है दोनों में बराबर बराबर बटेगा। बराबर रेसिस्टेंस है तो बराबर बटेगा। तो 20 वोल्ट आपने दिया है तो 10 वोल्ट यहाँ, 10 वोल्ट यहाँ, दोनों में 10-10 वोल्ट बटेगा। तो 10 वोल्ट इसका वोल्टेज आ गया, और जो 10 वोल्ट होगा वही 10 वोल्ट मेजर करके बताएगा। यानी इस वोल्टमीटर का जो रेसिस्टेंस होगा, मतलब कि रीडिंग होगा, वो 10 वोल्ट होगा। मतलब इस रेसिस्टेंस में वोल्टेज 10 वोल्ट, 20 वोल्ट ही दो हिस्सा में बटेगा। तो ये कैसे कैसे बटेगा, दोनों बराबर है, बराबर है तो वोल्टेज भी बराबर होगा पब्लिक। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। और यहाँ 10 वोल्ट यहाँ, 10 वोल्ट यहाँ, वही 10 वोल्ट मेजर करें, तो रीडिंग जो होगा वो 10 वोल्ट के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी। देखिए पब्लिक, क्वेश्चन ये है, द करंट थ्रू 4/3 ओम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस connected to parallel combination of two cells of 2 volt and 1 volt EMF। देख लीजिए, दो सेल है पब्लिक, एक सेल है 2 वोल्ट EMF है इसका, और एक और सेल है 1 वोल्ट का। अच्छा, इंटरनल रेसिस्टेंस इसका 1 ओम है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम है। सेल के साथ में इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है ना। और जिस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं हो उसको आइडियल सेल कहते हैं, आइडियल सेल। तो ये 2 वोल्ट का एक सेल है, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है। 1 वोल्ट का सेल है, इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है। और ये दोनों को एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से जोड़ दिए हैं, और वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दिया हुआ है 4/3 ओम, 4/3 ओम। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। मतलब कौन सही है, इसमें करंट कितना होगा। तो देखिए, एक मैं तरीका बताता हूँ आपको, इसको सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन हम लॉन्ग मेथड में नहीं जाएंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इससे करंट निकालिए, इससे करंट निकालिए, ये दोनों करंट मिल के इसमें जाएगा। ठीक है, तो आपको I1 और I2 निकालने के लिए किरचॉफ्स लॉ लगाना पड़ेगा इस लूप में, इस लूप में, और दोनों को सॉल्व करके I1 और I2 सॉल्व करना होगा, तब निकलेगा। आपको ऐसे करने का ज़रूरत नहीं है। एक काम करिए, ये जो 2 सेल पैरेलल में है, पहले आप ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। मतलब दोनों सेल का इक्विवेलेंट सेल क्या होगा, इक्विवेलेंट सेल। तो देखिए, 2 सेल पैरेलल में हो
तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। और इंटरनल रेसिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। देख लीजिए, ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस और ये इक्विवेलेंट ईएमएफ, मतलब दोनों ईएमएफ का इक्विवेलेंट ईएमएफ, मतलब अगर हम एक सेल लगाना चाहें तो यहाँ पे लिखा आएगा ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस, और वही आपने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 4/3 ओम का जोड़ा है। तो ई इक्विवेलेंट होगा कितना, तो देखिए फार्मूला पर बैठा रहे हैं पब्लिक, 2/1 E1/R1 E1/R1 प्लस E2/R2 1/2 डिवाइडेड बाई 1/R1 1/1 और 1/R2 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5/2, 2 प्लस 1/2 5/2, और यह आ जाएगा 3/2, 2 से 2 गया, कितना आ गया 5/3। और इंटरनल रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 2/3। सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, R1 दिया हुआ है 1 और R2 दिया हुआ 2, 1/1 1/2, सॉल्व करेंगे तो 2/3 आर इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया 5/3 वोल्ट और इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया 2/3 ओम। तो कहता है अब यहाँ से करंट निकल के जाएगा, तब करंट कितना आएगा, तब इसमें किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हैं पब्लिक। और किरचॉफ्स लॉ कैसे लगता है, आप सबको पता है कि ईएमएफ बराबर हो जाएगा आई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, यही होगा ना। ई इज इक्वल टू ई एम एफ, इसका रेसिस्टेंस इतना, इसका रेसिस्टेंस इतना, दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में है, तो रेसिस्टेंस भी बराबर आई आर लगा दी, ओम का नियम। किरचॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ जो भी है लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किरचॉफ्स लॉ भी लगा सकते हैं, इस लूप में घूमना होगा, प्लस से माइनस चलेंगे तो -5/3 प्लस आई आर इज इक्वल टू 0, ए इक्वेशन तैयार होगा, ठीक है। तो 5/3 इज इक्वल टू आई आपको निकालना है, स्मॉल आर 2/3, कैपिटल आर 4/3, तो कितना हो जाएगा 6/3, 2 और 2 डिवाइड में आएगा तो आई का वैल्यू हो जाएगा 5/6 एम्पियर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो एक क्वेश्चन इसमें से पहले निकला और ये सवाल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो डिफरेंट सेल्स अगर पैरेलल में हैं देन व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट। 2 3 4 5 तो इक्विवेलेंट निकालने का यही फार्मूला होता है, ये फार्मूला। 3 भी रहता तो E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R1 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है। तो ये यूनिक क्वेश्चन है, सेल का क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं पब्लिक। ये सबसे सवाल थोड़ा सा ज़्यादा पूछता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, ये सबसे सवाल थोड़ा सा ज़्यादा पूछता है पब्लिक, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से कवर करें, है ना। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, इसका खाली ये वाला पोर्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमने 2 सेल्स के एक सेल बना लिया, बाकी किरचॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ जो भी है लगाना लगा लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। देखिए पब्लिक, ये मेटालिक वायर है, ठीक है। एक मेटल का वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, देख लीजिए। देखिए एक मेटालिक वायर है, ठीक है, मेटालिक वायर है पब्लिक, है ना, ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक मेटालिक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, ठीक है, मतलब हर जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल है, ठीक है। इसका रेसिस्टेंस आर, रेसिस्टिविटी रो, दिस इज रेसिस्टिविटी, एंड पावर रेटिंग इज P एट V वोल्ट्स। V वोल्ट्स पे पावर दिया हुआ है P। The wire is uniformly stretched
द वायर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड, ठीक है, टू रिड्यूस द रेडियस हाँ, तो क्वेश्चन ये था पब्लिक, द वायर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड, ये जो तार है इसको हम लोग खींचते हैं, ठीक है, टू रिड्यूस द रेडियस टू हाफ द ओरिजिनल रेडियस। देखिए अभी फिलहाल इसका रेडियस r है, ठीक है, अब हम इसको खींच करके इसके रेडियस को हाफ कर लेंगे, रेडियस को आधा कर लेंगे। पहले रेडियस r1 बराबर r मान लेते हैं, अब r2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r/2। द वैल्यूज of resistance, resistivity and power rating at V volts are now denoted by R dash। इसका रेसिस्टेंस R dash हो गया, रेसिस्टिविटी रो डैश हो गया और पावर P डैश हो गया रेस्पेक्टिवली। द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर करेक्टली रिलेटेड एज। देखते हैं इसमें कौन कौन वैल्यू होगा। एक छोटा सा बात मैं आप लोगों को बताता हूँ पब्लिक, जब एक मेटालिक वायर को हम लोग खींच करके बड़ा कर रहे हैं, खींच करके बड़ा कर रहे हैं, तो पहला चीज़ मटेरियल तो वही है, मटेरियल तो चेंज होगा नहीं, तो और जो रेसिस्टिविटी होता है दिस इज़ द मटेरियल प्रॉपर्टी, और मटेरियल प्रॉपर्टी अगर चेंज नहीं हुआ है तो रेसिस्टिविटी सेम रहेगा। मतलब रेसिस्टिविटी अगर रो है तो यहाँ पर भी रेसिस्टिविटी इसका क्या होगा, रो ही होगा। रेसिस्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बिकॉज रेसिस्टिविटी इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। मटेरियल चेंज होगा तभी चेंज होगा, या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो मटेरियल पर, मटेरियल तो हमने चेंज करा नहीं पब्लिक, मटेरियल वही है, बस उसको खींच करके लंबा किए हैं, तो रेसिस्टिविटी रिमेन सेम, तो रेसिस्टिविटी रो होगा। तो पहला वाला तो ऐसे गलत हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया, बचा ऑप्शन तीसरा और चौथा, क्योंकि इस रेसिस्टिविटी दोनों में सेम है। अब कंफ्यूजन है रेसिस्टेंस। देखते हैं रेडियस को हम लोग कम कर रहे हैं, ऑब्वियसली लंबा हो गया है थोड़ा सा पब्लिक, है ना, लंबा हुआ है रेसिस्टेंस। तो पहली बात ये जानना होगा हम लोग को कि जो रेसिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है। आप जानते होंगे रेसिस्टेंस ऑफ द वायर लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप खींच करके लंबा करेंगे या कंप्रेस करके छोटा करेंगे, जो भी है, मतलब खींच करके जोड़ना नहीं, तार जोड़ना नहीं है, आपको खींच करके लंबा करना है या कंप्रेस करके छोटा करना है, तो रेसिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम बात करें एरिया का फॉर्मूला, तब पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा पाई आर के पावर 4, पाई स्क्वायर आर के पावर 4, यानी रेसिस्टेंस रेडियस के पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम बात करें पहला रेसिस्टेंस R1, दूसरा रेसिस्टेंस R2, मतलब पहला रेसिस्टेंस R1 प्रोपोर्शनल होगा 1/R1 के स्क्वायर के, और दूसरा का रेसिस्टेंस होगा प्रोपोर्शनल होगा 1/R2 के स्क्वायर के। अब डिवाइड करेंगे तो R1/R2 बराबर हो जाएगा, इसमें इससे डिवाइड कीजिए, R2 का स्क्वायर बटा R1 का स्क्वायर आ जाएगा। R2 बेटा दिया हुआ है कि R/2 है, इसका स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, पावर 4 है, पावर 4 सॉरी पावर 4 है, पावर 4 R2 कितना दे दिया, R/2, इसका पावर 4, और R1 कितना है, R, इसका पावर 4। तो R1/R2 इज इक्वल टू 1/16, देख लीजिए आप। तो इसका मतलब R2 जो हुआ वो कितना हुआ, 16R1, R2 जो हुआ 16R1, मतलब ये जो R डैश है R2 जिसको हम बोल रहे हैं वो पहला वाला का कितना हो गया, 16 गुना। ऐसे भी लेंथ बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, और एकरा में रेसिस्टेंस घटा दिया 1/16R कर दिया, तो ये तो ऐसे गलत है। पहला गलत हो गया क्योंकि रेसिस्टिविटी चेंज हो गया, दूसरा गलत इसमें भी रेसिस्टिविटी चेंज हो गया, तीसरा और चौथा में रेसिस्टिविटी सेम था, लेकिन रेसिस्टेंस देख लीजिए, हमने क्या बोला, लेंथ बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर का, तो रेसिस्टेंस बढ़ना चाहिए। और इसमें रेसिस्टेंस क्या किया, 1/16R, पहला वाला का 1/16 मैंने घटा दिया, तो घटेगा तो है नहीं, तो ऐसे गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 से। तो आप ऑप्शन से भी पब्लिक देख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पावर 1/16 गुना हो जाएगा, पावर का फार्मूला लगा लेंगे हम लोग, पावर का फार्मूला होता है ना, V²/R,
ठीक है। तो R अगर 1/16 मतलब 16 गुना हो गया तो 1/16 हो जाएगा। ऐसे पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, तो पहला वाला का पावर बटा दूसरा वाला का पावर बराबर V²/R2 हो जाएगा, R1 तो ये कैंसिल हो जाएगा। तब P1/P2 बराबर कितना हो जाएगा, R2/R1 ना। तो R2 कितना हो गया 16R1/R1 कट गया। तब P2 जो हो जाएगा मतलब P1 जो हो जाएगा 16P2, तो P2 हो जाएगा P1/16 ऐसे करके कुछ। P1/P2 बराबर हो जाएगा 16, तो P2 बराबर कितना हो जाएगा P1/16। P2 बराबर कितना हो जाएगा P1/16। तो पहला वाला पावर का 1/16 गुना हो जाएगा पावर। तो ये पावर हो गया, ये रेसिस्टिविटी हो गया जो चेंज नहीं करेगा, और ये रेसिस्टेंस। ये आप रिजल्ट याद कर सकते हैं, बहुत काम का है। लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस के पावर 4 के इन्वर्सली, डायमीटर के भी पावर 4 के इन्वर्सली। रेडियस होता है ना डायमीटर अपॉन 2, है ना, क्रॉस सेक्शन का डायमीटर अपॉन 2 रेडियस होता है। तो ये लेकिन कब, जब वायर को खींच के बड़ा या कंप्रेस करके छोटा करेंगे तब, है ना, इसके वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होना चाहिए, तब जाकर के ये कंडीशन फॉलो होगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था पब्लिक, ध्यान रखिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन ये है कि 3 गो मैग्नेटिक मटेरियल है, डाया मैग्नेटिक मटेरियल, पारा मैग्नेटिक मटेरियल और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब सबसे ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी होता है फेरो, तब पारा, तब डाया। माने सबसे कम जो ससेप्टिबिलिटी होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाया मैग्नेटिक मटेरियल इज नेगेटिव/स्मॉल, पारा मैग्नेटिक मटेरियल का पॉजिटिव, है ना, और इसका क्या होता है, बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डाया मैग्नेटिक मटेरियल का <0, greater than 0, मच greater than 0। तो आप देख सकते हैं पब्लिक, नेगेटिव, पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव। तो कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं। तो पहला किसका होगा, डाया का, पारा का, फेरो का, डाया का, पारा का, फेरो का, BAC ऑप्शन नंबर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मटेरियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, तो आप समझा मतलब अरेंज कर सकते हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो याद करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। डाया, पैरा, फेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स हैं, ठीक है। 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स है, कैरिंग करंट I1 और I2, ठीक है। I1 और I2 से है, ठीक है। हेल्ड एट ए डिस्टेंस D अपार्ट, दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ D, ठीक है। वैक्यूम, फोर्स ऑन लेंथ L ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू अदर। अच्छा, 2 पैरेलल वायर, अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मूविंग चार्जेज मैग्नेटिज्म का सवाल है कि 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर में फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है μ0 I1 I2 अपॉन 2πd के बराबर। देख लीजिए, 2 पैरेलल वायर अगर दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट, और अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेगा, रिपेल। तो यहाँ पे पब्लिक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स कितना होगा, μ0 I1 I2 अपॉन 2πd, और ये L जो डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये देख लीजिए, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I1 I2 इंटू L के, यानी फोर्स जो है I1 I2 इंटू L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I1 I2 इंटू L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। नहीं, L पर भी डिपेंड करेगा, है ना, L पर भी डिपेंड करेगा, L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट और 10 नंबर क्वेश्चन, ये भी मूविंग चार्जेज मैग्नेटिज्म का सवाल है। अभी तक हम लोग सवाल जो कर रहे थे 7-8 क्वेश्चन हम लोगों ने करा पब्लिक। पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर उसके बाद करंट का सवाल भी था, देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, मूविंग चार्जेज मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन ये है कि एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें 3 एम्पियर करंट 3I करंट इंटर किया, ठीक है। और इसमें 2 पाथ है, जैसे ही करंट इंटर किया तो 2 पाथ है, एक पाथ है ऐसे और दूसरा पाथ है ऐसे। ये वाला पाथ का नाम दे देते हैं ABC और दूसरा पाथ का नाम दे देते हैं ADC, ठीक है। अब इक्वल रेडियाई R, मतलब रेडियस दोनों का सेम है, बट ये वाला जो पोर्शन इसका रेसिस्टेंस 2R है, इसका रेसिस्टेंस R है,
मतलब करंट जो आ रहा है दोनों में बराबर नहीं जाएगा, कुछ पार्ट का करंट का उधर जाएगा और कुछ करंट का पार्ट जो है वो इधर आएगा। तो करंट दोनों में बराबर नहीं जाएगा बिकॉज की रेसिस्टेंस दोनों का अलग अलग, इसमें कम रेसिस्टेंस है ज़्यादा जाएगा और उसमें ज़्यादा रेसिस्टेंस है करंट सेम जाएगा, मतलब कम जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। खैर अभी करंट आपको देखना होगा कि करंट कितना होगा, तो करंट बांट लीजिए। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन बन गया ऐसे कि एक रेसिस्टेंस है और यहाँ एक रेसिस्टेंस है, यहाँ 2R यहाँ R है और करंट जा रहा है 3I। तो मान लेते हैं इधर मान लेते हैं पब्लिक इधर चला गया X, तो इधर कितना करंट जाएगा 3I माइनस X, 3I में उधर चला गया X, तो इधर बचा कितना 3I माइनस X। दोनों पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होगा, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज बराबर IR, तो IX इंटू 2R, इधर हो जाएगा I हो जाएगा 3I माइनस X इंटू हो जाएगा रेसिस्टेंस R से आ गया, तो 2X इज इक्वल टू 3I माइनस X, इधर आ गया 3X बराबर 3I, 3 से 3 कैंसिल, X बराबर I, मतलब इधर जो करंट जाएगा वो I जाएगा, तो 3I में I चला गया उधर, तो इधर कितना जाएगा 2I। तो एक बात तो समझ में आ गया पब्लिक कि ये वाला पोर्शन में करंट आपका जाएगा I और ये वाला पोर्शन में करंट जाएगा 2I। अब आपको याद होगा कि सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है। आप सबको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 2R थीटा बटा 360, याद होगा। ये सेमी सर्कुलर वायर है ना, करंट I फ्लो कर रहा, रेडियस R है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R थीटा बटा 360 है। थीटा कितना बनाएगा 180 और बटा 360। डायरेक्शन आप देख लीजिए पब्लिक, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा अंदर, देख लीजिए इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है ऐसे, है ना, तो क्लॉकवाइज है तो अंदर, तो आ जाएगा म्यू नॉट I के जगह पर हो जाएगा I अपॉन हो जाएगा इधर 4R, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया पहला, किससे ABC वाला पोर्शन से, ठीक है। अब ADC वाला पोर्शन से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड ADC वाला पोर्शन से क्या होगा, इसमें भी सेमी सर्कुलर वायर है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फॉर्मूला कितना होगा म्यू नॉट I के जगह पर 2I, म्यू नॉट I अपॉन 2R, रेडियस हो जाएगा R और थीटा बटा 360, मतलब वही 4R हो जाएगा यहाँ पे पब्लिक, ठीक है। म्यू नॉट I अपॉन 2R मतलब 4R, और डायरेक्शन बाहर, क्यों बाहर होगा, क्योंकि डायरेक्शन देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है। आप देख लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड जो आया म्यू नॉट I अपॉन 4R, आई म्यू नॉट ये कितना हो गया म्यू नॉट I अपॉन 2R बाहर, देख लीजिए ये बाहर है ये अंदर है। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना था भैया, देख लीजिए आप एक काम करिए, कुछ नहीं इसका आंसर होगा, देखिए आप क्या सोचेंगे, ये बड़ा है देख लीजिए आप, माने बाहर में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है और अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो आप इसको साइन को चेंज कर लीजिए, मतलब जो बाहर के तरफ अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको बाहर कर लीजिए डॉट और यहाँ माइनस साइन लगा दीजिए, मतलब अगर दोनों को जोड़ना है यहाँ हम जोड़ दे रहे हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड और म्यू नॉट I अपॉन 4R क्रॉस को डॉट कर दिए, यहाँ माइनस साइन लगा दिए, ठीक है, और प्लस इसके वजह से हो गया म्यू नॉट I अपॉन 2R डॉट मतलब बाहर, तो आप कॉमन करेंगे म्यू नॉट I अपॉन 2R कॉमन करेंगे, -1/2 प्लस 1 बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट I अपॉन 2R और -1/2 मतलब प्लस 1/2, तो म्यू नॉट I अपॉन कितना हो जाएगा 4R बाहर की तरफ, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा सेंटर पर, तो म्यू नॉट I अपॉन 4R, म्यू नॉट I अपॉन 4R इनटू द पेपर नहीं, म्यू नॉट I अपॉन 4R आउट ऑफ द प्लेन, डॉट मतलब बाहर की तरफ। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सोचा, इस क्वेश्चन को सोचा कि पहले जो 3 एम्पियर करंट है 3I वो 2 हिस्सा में बटेगा। अब ये वाला आधा वाला जो सेमी सर्किल है उसके वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए अंदर की तरफ होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज में इनसाइड द पेपर बनेगा, और इसके वजह से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है बाहर की तरफ बनेगा। आपको रेडियस दोनों का सेम लेना है, करंट अलग अलग है, ठीक है, बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। सेमी सर्कुलर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I अपॉन 4R या म्यू नॉट I अपॉन 2R थीटा बटा 360, जो भी लगा सकते हैं आप फार्मूला, ये भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है पब्लिक। तो आज इस वीडियो में इतना ही पब्लिक, और
हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके बाद का क्वेश्चंस को लेकर के। लेकिन पब्लिक आप बने रहें हमारे साथ कंटिन्यू, अभी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा, फिर इसके बाद आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे, और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स